कि हम लोग रोज़ एक नए टॉपिक के साथ हमेशा आएँगे। तो अ, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में ही है। तो ये पेंशन रूल्स हैं। पेंशन रूल्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस पे मैंने 75 क्वेश्चन अभी दिए हुए हैं और ये एकदम लेटेस्ट अप टू डेट है। और इससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि एटलीस्ट यार सब्सक्राइब करो। देख आप लोग इतने रहे हो लेकिन सब्सक्राइब इतना कम कर रहे हो। एटलीस्ट ठीक है, मतलब आप अपनी तरफ से आप देखो, और कम से कम ये भी रहे कि हमें भी मतलब अच्छा लगेगा, हमें भी अंदर से फील होगा कि हाँ हम लोग कुछ मेहनत कर रहे हैं और उसका कुछ क्रेडिट मिल रहा है। तो एटलीस्ट कम से कम सब्सक्राइब करो, इतने मेहनत का एटलीस्ट इतना कर सकते हो आप लोग। आपके लिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बस आपको सब्सक्राइब ही करना है। और मैं आपके लिए लगातार लेके आ ही रहा हूँ, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं अप टू डेट हैं, वो सारा का सारा मैं मेहनत करके लेके आ रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इतना तो एटलीस्ट कर ही सकते हो कि सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और बाकी मैंने अपना लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग जाकर उसको भी चेक कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे बोल सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन डिस्कशन इसी चीज़ में करना कि मतलब उसका पार्लियामेंट्री होना चाहिए, प्रोटोकॉल को थोड़ा मेंटेन करके आप लोग रखना। जैसे कोई भी मतलब ऐसी बातें नहीं करना जो मतलब मैं ओपन ही करके वैसे टेलीग्राम रखता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि डिबेट और डिस्कशन चलते रहना चाहिए। और कोई प्रॉब्लम है किसी को तो आप लोग ये काम ज़रूर करना। और कुछ भी अगर हो तो आप बाकी और कोई प्रॉब्लम बता सकते हो। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो एमसीक्यू ऑन पेंशन रूल्स इन इंडिया है। बेसिक्स ऑफ पेंशन रूल्स। व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर पेंशन अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स 2021? तो ये 10 साल के लिए है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ राइट्स अंडर इंडियन लॉ? तो ये स्टैचुरी लॉ होता है। What is the maximum percentage of commutation of pension allowed under the CCS pension rules 2021? तो ये 40% है। The minimum pension amount under the CCS pension rules is fixed at, तो ये है 9,000 रुपये पर मंथ। भगवान ने चाहा तो इस बार 8th पे कमीशन आया तो ये चेंज होगा शायद। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स पेंशन एज अ प्रॉपर्टी? तो ये आर्टिकल 300A होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनपीएस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेंशंस? तो ये नेशनल पेंशन स्कीम होगा। अभी नया एक और पेंशन स्कीम आया है जिसका जवाब आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि मुझे ये देखना है कि आप कितना अप टू डेट हो और उसमें कितने कितने साल की सर्विस दिया हुआ है मिनिमम, वो आप लोग आपको बताना ज़रूरी है। क्योंकि इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग अप टू डेट हो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर इसमें पूछ रहा है तो उसमें भी पूछ सकता है। तो यूपीएस के बारे में भी पूछ सकता है, क्योंकि उसमें बेसिक कुछ ईयर दिए हुए हैं, कितने साल पे कितना पैसा मिलेगा, कितने साल पे कितना। तो वो आप बताओगे तो मुझे ये पता चलेगा कि आप अप टू डेट हो। उसके बाद से विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस इन इन इंडिया? तो ये पीएफआरडीए है। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स 2021? तो ये 60 साल है। अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन वॉलंटरी रिटायर आफ्टर कंप्लीटिंग हाउ मैनी ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस? तो ये 20 साल है। फैमिली पेंशन इज पेड एट एन इन्हांस्ड रेट फॉर हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द पेंशनर? तो ये 7 साल होता है। मतलब अगर 60 में आप रिटायर हो रहे हो तो 67 ईयर तक के लिए होगा। द मैक्सिमम सीलिंग ऑफ ग्रेजुएटी अंडर द सीसीएस पेंशन रूल्स 2021? तो ये मैंने 20 लाख रुपए, ये अभी मैंने शायद कल या परसों के लेक्चर में ये बताया था आपको। व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग सर्विसेज फॉर पेंशन पर्पस? तो ये होगा सस्पेंशन पीरियड नॉट रेगुलराइज्ड, मतलब रेगुलराइज नहीं हुआ हो। पेंशन बिकम इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट आफ्टर रिटायरमेंट? तो इसका होगा फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ग्रेजुटी इज पेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर कंप्लीटिंग अ मिनिमम ऑफ हाउ मैनी ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विसेज? तो ये 5 साल। इसमें जितने नंबर्स हैं ना, जैसे जो ईयर्स हैं वो आपको एग्जैक्टली याद रखनी है, क्योंकि वही आपको काम आएंगे। और उस पर अगर आप भूले तो फिर वहाँ पे आप झूठ में अपने नंबर गवा के आओगे। तो जो ईयर्स वाले हैं, और ईयर्स तभी आपको याद होंगे जब आप मल्टीपल टाइम वीडियो देखोगे या मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे, तो ही फिर आपका मतलब आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा नंबर्स पे। अंडर द एनपीएस टायर 1 अकाउंट कंट्रीब्यूशन आर? तो ये मैंडेटरी है। द पेंशन अमाउंट अंडर एनपीएस डिपेंड ऑन द?
तो ये होगा मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स। तो अभी जैसे आपको ये पता होगा कि इसी चीज़ के लिए जो आंदोलन हो रहा था अभी, स्ट्राइक अब जो किया था गवर्नमेंट वालों ने, तो इसी चीज़ के लिए किया था। क्योंकि कल को मान लो कि मार्केट गिर गई और बहुत ज़्यादा गिर गई, तो किसी को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, सारा चीज़ डूब जाएगा। ये मार्केट बहुत ऊपर चली गई तो मान लो करोड़ों में मिल जाएगा। लेकिन पेंशन का मतलब यही होता है ना कि एक बेसिक सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर आपको सिक्योरिटी ही नहीं मिलेगी तो फिर पेंशन होने का फ़ायदा क्या है? तो आखिरी तक आप जॉब तक डरते ही रहोगे। तो इसीलिए पेंशन को लेके इस बात को लेके थोड़ा-सा मतलब स्ट्राइक हुआ था, जो कि मैं ये मानता हूँ कि ठीक भी है। Which committee recommends the shift of the national pension system? तो ओएसिस कमिटी है। फॉर अ डिसेबल्ड चाइल्ड ऑफ डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट फैमिली पेंशन इज पेबल टिल। तो मैंने ये कल मैं आपको पेंशन पढ़ा रहा था, सॉरी उसको मैंने कल आपको पढ़ाया था ना इसमें कि पेंशन मिलेगा या किसको किसको कब तक मिलेगा। तो कल वही मैं पढ़ाया था आपको। तो मैंने बताया था ना कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए लाइफ लॉन्ग है, और अगर अनमैरिड कोई वुमेन होगी, बच्ची होगी, तो वो उनको भी लाइफ लॉन्ग मिलेगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिपार्टमेंटल अथॉरिटी? तो मैंने आपको ऊपर बताया है कि रेगुलेट पेंशन फंड। अच्छा देखो, आप इसमें से कितना क्वेश्चन जो है वो इंटरलिंक्ड है कि वो भी सही हो रहा है, मतलब उससे भी आपका कई चीज़ हो जा रहा है, रिवीजन कितनी अच्छी हो जा रहा है। सोचो इतने से ही आपका भी, अभी मेरे हिसाब से हम लोग ने 4 5 7 टॉपिक की पढ़ाई की है, फिर भी हम लोग का इतना इंटरलिंक्ड हो रहा है। तो इसका मतलब कितना तेज़ हम लोग ग्रैप्स कर रहे हैं। और हम अगर ऐसे हम लोग चले ना तो अब ये तो हो सकता है कि आप कहोगे कि कंपटीशन मतलब ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जो जो पढ़ रहा है ना उसका मतलब बहुत तेज़ भला हो रहा है। तो उसके बाद से फिर था डिस डिस फॉर डिस, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। फिर हाँ, क्वेश्चन 20, विच टाइप ऑफ पेंशन इज ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ड्यू टू मेडिकल कंडीशन? तो इनवैलिड पेंशन होगा। विच फॉर्म इज यूज फॉर अप्लाइंग फॉर पेंशन अंडर द सीसीएस पेंशन रूल्स 2021? तो फॉर्म 5। ये याद रखिएगा क्योंकि ये मैंने 2 3 एग्जाम में इसका देखा हुआ है। तो इनहांस्ड फैमिली पेंशन इज नॉट पेएबल इफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय सर्व लेस देन, तो ये होगा 7 साल से कम नहीं होना चाहिए। ग्रेजुटी अमाउंट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये बेसिक पे और डीए पे कैलकुलेट किया जाता है। विच पेंशन स्कीम रिप्लेस द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004? तो ये न्यू पेंशन स्कीम है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो अभी जो पेंशन स्कीम आई है, जो लोग न्यूज़ देख रहे होंगे या जो लोग मतलब पढ़ाई थोड़ा सा भी मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या टीवी भी देखते होंगे, तो उनको पता चला होगा कि कौन सी नई पेंशन स्कीम आई है और वो कब से लागू होने वाली है। तो वो इसी साल से लागू होने वाली है। कब कब किस डेट से महीने से लागू होने वाली है वो आप मुझे बताएंगे। उसके बाद से विच पेंशन स्कीम रिप्लेस द जनरल प्रोविडेंट, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिसीव फैमिली पेंशन? तो एडवांस ये होगा मैरिड सन अबव 25 ईयर्स। वैसे भी मैरिड सन हो और सन जो भी है, लड़के जो होते हैं उनका 25 ईयर्स के बाद उनको वैसे भी नहीं मिलता है। तो एडवांस क्वेश्चन पेंशन रूल्स, तो हु इज़, ये एडवांस क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए किए हुए हैं जो कि कुछ अच्छे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इसलिए हु इज़ द कंपिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन पेंशन फॉर अ ग्रुप ए ऑफिसर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो ये होगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होते हैं, जो आपके जैसे ईपीएफओ में होगा तो जो उसके हेड होंगे, या इनकम टैक्स में जो होगा उसके हेड होंगे। जैसे दिल्ली होता है हेड, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं उनके सचिवालय में होते हैं। तो ऐसे ऐसे होता है। What is the maximum percentage monthly pension that can be withheld due to misconduct? तो ये 100% तक रोका जा सकता है। अंडर द सीसीएस पेंशन रूल पेंशन कैन बी फोर्टिफाइड इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज कन्विक्टेड ऑफ, तो अ सीरियस क्राइम, मिसकंडक्ट आफ्टर रिटायरमेंट, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ड्यूरिंग सर्विसेज। जैसे इसमें सीरियस क्राइम में आपने किसी को किसी वुमेन की डिग्निटी के ऊपर कुछ कर दिया, या आपने किसी का मर्डर कर दिया या अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया। मिसकंडक्ट आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में जैसे बहुत कुछ होता है आफ्टर रिटायरमेंट भी। देर आर मल्टीपल, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, बहुत सीनियर सिटीजन्स हो जाते हैं उस समय, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हैं, मतलब करते हैं लोग गलत काम। उसके बाद से फिर आपका
फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ड्यूरिंग सर्विसेज, जैसे कोई आपने चोरी की हो या कोई पैसा आया हो गवर्नमेंट की तरफ से किसी चीज़ के लिए और अब वो पैसा दिखा ज़रूर दिया हो लेकिन चोरी उसकी कर ली हो, तो ये सब चीज़ें होती हुई हैं। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप जब भी सर्विसेज ज्वाइन करोगे, क्योंकि मेरे तो आसपास जानने वाले लोग हैं, मेरी फैमिली में भी हैं, तो आप भले ही कोई चीज़ आज चोरी करते हो, आपको ये लगता है कि हम बच गए, लेकिन वो 10 साल बाद ऑडिट होता है ना, तो भी आप फंस सकते हो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना जब भी आप ज्वाइन करना। तो उसके बाद से फिर क्वेश्चन, विच फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड टू क्लेम फैमिली पेंशन इन द इवेंट ऑफ पेंशनर्स डेथ। तो ये फॉर्म 14 होता है। इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, व्हाट इज़ द मिनिमम नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स 2021। तो ये 3 महीने होते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ फैमिली पेंशन इज पेएबल टू अ स्पाउस आफ्टर द डेथ ऑफ अ पेंशनर अंडर द सीसीएस पेंशन रूल्स। स्पाउस का मतलब जो उसके हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगी। मोस्टली अभी इंडिया जो अभी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो पैट्रियार्कल मतलब पितृसत्ता वाला जो देश है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वाइफ को जो होता है वो कितना परसेंटेज मिलेगा उसके बारे में ये बात चल रही है। तो ये 30% ऑफ बेसिक पे होता है। व्हाट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर कंपनसेट फैमिली पेंशन। तो इसमें होता है मैरिड डॉटर अबव 25 ईयर्स। हाँ, तो मतलब जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे अगर शादीशुदा नहीं है तो ज़िंदगी भर के लिए रहेगा, लेकिन अगर शादीशुदा है तो फिर अबव 25 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेजुटी इज़ ट्रू। तो ग्रेजुटी इज़ अ लमसम पेमेंट अपॉन रिटायरमेंट। What is the interest rate on delayed payment of gratuity under the CCS पेंशन रूल। तो ये 10% पर एनम अगर होता है, आप केस कर देते हो और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। हालांकि अब तो और स्ट्रिक्ट हो गया, लेकिन 10% मिनिमम में को गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ऑप्ट फॉर द ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये आपको मैंने बताया ऊपर, एम्प्लॉयज़ हु ज्वाइंड ऑन आफ्टर 1 जनवरी 2004। 2004 के बाद के लोगों के लिए अलाउड नहीं है। अब ये आपको, अच्छा ये भी आप ये आप मुझे बताना कि जो अभी आ रहा है, जो नया वाला, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसलिए मैं उसका बताऊंगा नहीं, तो वो कौन ज्वाइन कर सकता है, और जो अभी चल रहा है क्या उससे हमको हटा दिया जाएगा, ये सब आपको बताना है मुझे। तो उसके बाद से फिर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विच रूल्स डील्स विद द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन। तो ये रूल 38 है। व्हाट इज़ प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट फॉर इशूइंग अ पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ। तो इसका होगा 6 मंथ बिफोर द रिटायरमेंट। हालांकि ये बोलते हैं लेकिन होता नहीं है अभी, अब सिस्टम थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। व्हाट हैपन्स टू द पेंशन इफ़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इज़ डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस। तो पेंशन इज़ फुल्ली फोर्टिफाइड हो जाता है, नहीं मिलता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अकाउंट वेयर एनपीएस कंट्रीब्यूशन आर डिपॉजिटेड। तो मैंने आपको बताया था ऊपर कि ब्रांड में होता परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर ऊपर। A person who receives two family pension under the CCS pension was entitled to, तो both pension subject to a ceiling of 1,25,000 per month under the CCS pension rule, which authority sanctions the provisional pension। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऊपर बताया था आपको। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग एरियर्स ऑफ पेंशन। तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंशन रूल्स अलाउ द ग्रांट ऑफ कंपनसेंट अलाउंस। तो ये होता है CCS पेंशन रूल्स रूल नंबर 41। रूल जितने हैं आपको सब याद रखने, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, वरना आप कल को यही बात बोलोगे कि सर मैंने पढ़ा था सर, मेरे दिमाग में एकदम था और मैं अचानक से भूल गया। तो ये तभी होता है जब आप एक बार या 2 बार देख के जाते हो। कम से कम ये सब वीडियो आपको 4-5 बार देखने हैं, मिनिमम 5 to, क्योंकि तभी आप रिटेन कर पाओगे। उसके बाद से फॉर एनपीएस विड्रॉल व्हाट इज़ द मैंडेटरी परसेंटेज टू बी यूज्ड फॉर परचेजिंग एन एन्यूटी। तो ये 40% होता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम सर्विस पीरियड आफ्टर विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट में रिसीव पेंशन एज पर सीसीएस पेंशन रूल्स। तो ये 33 ईयर्स होता है। हु इशूज़ अ पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ। तो ये अकाउंट ऑफिसर होता है। अंडर द जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ रूल्स व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। तो ये 100% ऑफ बेसिक पे होता है। फैमिली पेंशन इज पेएबल टू पेरेंट्स इफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय इज अनमैरिड होगा। अनमैरिड मतलब शादी ना किया हो, तो उनकी स्पाउस को नहीं मिलेगा, उनके मम्मी पापा को मिलेगा। अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स पेंशन इज रिवाइज्ड एवरी। तो ये वेन एवर पे इज़ रिवाइज। तो जैसे अभी 8th पे कमीशन आ रहा है तो वो
उसके लिए होगा। फिर अब देखिए 9th पे कमीशन कभी आता है कि नहीं। वैसे मैं मतलब सैलरी तो अच्छी खासी हो जाएगी, और आप जब डबल ए बनोगे तो ये याद रखना 1 लाख के इंसान बन जाओगे। फिर देखना जो अभी आसपास लोग हैं ना, मतलब जो लोग अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, और कई लोग स्ट्रगल कर रहे होगे, सोच रहे होगे यार लाइफ कैसी है, कभी आगे बढ़ेंगे हम कि नहीं बढ़ेंगे। बढ़ोगे। बस यही चीज़ है कि फिर देखना आसपास वालों की जो तुम्हारे लिए थिंकिंग है ना, वो सारी चेंज हो जाएगी। मतलब आप ये सोचोगे कि अगल बगल वाले, मतलब कोई किसी शादी में जाते होगे या किसी पार्टी में जाते होगे, एज अगर 25 26 27 है, तो सोचते कोई बहुत ज़्यादा आपको वेटेज नहीं देता होगा, मतलब हल्का फुल्का कोई बात भी करता होगा, तो कुछ लोग डिमोरलाइज करते होंगे, कुछ कर लो यार ये कर लो। लेकिन याद रखना अगर डबल ए में ज्वाइन कर लेते हो, असिस्टेंट में ज्वाइन कर लेते हो, तो 1 लाख के इंसान बनोगे। फिर तुमसे लोग आएंगे हेल्प मांगने के लिए कि यार मेरे घर में बीमार हैं, कुछ जुगाड़ लग जाएगा क्या। और तुम मतलब तब तुम्हारे पास देखना सुबह से शाम तक तुम्हारे पास कितने लोग कॉल आएंगे और कितने लोग तुमको भाव देंगे। तो अपने आप को हमेशा बना के रखना। और ये बहुत लाइफ चेंज होती है आफ्टर जॉब। तो ये वाला था फॉर पेंशनर अबव 80 ईयर्स एंड एडिशनल पेंशन ऑफ व्हाट परसेंटेज इज प्रोवाइडेड। तो ये 20% होता है। तो ये अब मैं कंटिन्यूएशन में है 50 क्वेश्चन के आसपास। 50 नहीं, मैं एक्चुअली मैं पूरा कंपाइल नहीं किया हूँ। मैंने अभी कंपाइल किया है टोटल। मैंने अभी हाँ 25 क्वेश्चन और कंपाइल किया है। सिचुएशनल एंड एडवांस्ड क्वेश्चन जो मतलब सिचुएशन के हिसाब से जो क्वेश्चन होते हैं सिचुएशनल जो होते हैं। एडवांस क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो लेवल जो क्वेश्चन ना आपको सोचने में परेशान कर दें, एग्जाम में भी आपको जो सोचने के लिए परेशान कर दें। अंडर सीसीएस पेंशन रूल 2021, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द डिपेंडेंट सन टू बी एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। तो नो नो एज लिमिट इफ डिसेबल्ड। तो मैंने आपको बताया था ना कि डिसेबल्ड होंगे तो देर इज़ नो एज लिमिट। व्हाट पेंशन स्कीम अप्लाइज टू इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़। तो यही सीसीएस पेंशन रूल ही होगा, कोई उनके लिए अलग थोड़ी है, दे आर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एनपीएस इंडिया। तो अब पेंशन फंड वही मैंने बताया था ना आपको, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। द मैंडेटरी रिटायरमेंट एज फॉर ग्रुप डी एम्प्लॉय टू 60 ईयर्स है, सबके लिए 60 ईयर्स है। अनटिल अनलेस आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं है तो 65 ईयर्स है। यूपीएससी के आप चेयरमैन नहीं हो तो 65, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में हो तो 62। तो यही चीज़ है सबका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेंशन अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स 2021। तो मेडिकल पेंशन कुछ नहीं होता है, ये फैमिली पेंशन होता है, इनवैलिड पेंशन होता है, मेडिकल ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद से व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर अनऑथराइज रिटेंशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये होगा दोनों, रिकवरी फ्रॉम ग्रेजुएटी होगा और पेनल्टी इक्वलेंट टू मार्केट रेंट। तो ये चीज़ है, ये जान लीजिएगा कि आप जब तक गवर्नमेंट में रहते हैं गवर्नमेंट आपको बहुत सस्ता कर देती है, लेकिन जब आप बाहर निकल जाते हो आपने कुछ गलती की हुई है तो मार्केट रेट से आपसे पैसा लेती है। और अगर आपको जॉब से भी निकालेगी ना तो उसका परसेंटेज भी लेती है। उसके बाद से विच पेंशन स्कीम इज़ एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो बैंक एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम है उन लोग का डिफरेंट चलता है, जैसे जुडिशरी वालों का भी थोड़ा अलग चलता है। वो डिसाइड द पेंशन एलिजिबिलिटी इन केस ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। तो वो कंपिटेंट अथॉरिटी होता है, आपको ऊपर बताया था। अंडर द एनपीएस टायर टू अकाउंट्स आर। तो ये ऑप्शनल और वॉलेंट्री होता है। विच रूल अंडर द सीसीएस पेंशन रूल्स डील्स विद द कंपनसेनेट अलाउंस होगा, तो ये रूल 41 होगा। विच इज़ द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्सिंग पेंशंस। तो ये होगा आपका सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस CPAO होगा। अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस फॉर मिसकंडक्ट कैन स्टिल रिसीव तो compensate allowance at the discretion of the authority. Which type of pension is provided to a family in case of a government servant death in service। तो ये फैमिली पेंशन हो जाते हैं। फॉर एनपीएस सब्सक्राइबर प्रीमेच्योर विड्रॉल इज अलाउड फॉर। तो सबके लिए होता है, मैरिज एक्सपेंसेस, हायर एजुकेशन, मेडिकल इमरजेंसी। तो ये चीज़ ये वाला क्वेश्चन जो है ये मेरे हिसाब से कम नहीं तो मेरा 5-7 एग्जामिनेशन में देखे हुए हैं। व्हाट इज़ द अपर एज लिमिट फॉर ज्वाइनिंग एनपीएस। तो ये 70 ईयर्स है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर द सस्पेंशन इज इंटाइटल टू, तो प्रोविजनल पेंशन है।
विच रूल प्रोवाइड्स फॉर विथहोल्डिंग और विदड्रॉइंग पेंशंस। तो रूल 8 है जो सीसीएस पेंशन रूल का 2021 का। द न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस वॉज मेड मैंडेटरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग ऑन और आफ्टर। तो ये मैंने 1 जनवरी 2004 को, और अभी जो पेंशन आई है मैंने आपसे पूछा है, आपको उसको देना है कमेंट सेक्शन में जवाब, और आपको ये बताना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इससे पता चलेगा कि आप कितना मतलब अप टू डेट हो। इन द इवेंट ऑफ री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट द पेंशन इज तो रिड्यूस्ड बेस्ड ऑन सैलरी। तो ऐसा ही होता है। हाउ इज़ द कम्यूटेशन फैक्टर फॉर कम्यूटेड पेंशन कैलकुलेटेड। तो बेस्ड ऑन द एज फॉर नेक्स्ट बर्थडे अंडर द ईपीएस 1995 स्कीम द मिनिमम मंथली पेंशन पेबल इज। तो ये 1,000 रुपये होता है। विच पेंशन स्कीम इज एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर। तो ईपीएस 1995 है। अंडर एनपीएस हाउ मैनी फंड्स मैनेजर्स कैन एन इंडिविजुअल चूज फ्रॉम। तो 10 है। अ डिपेंडेंट डाइवोर्स डॉटर इज एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन इफ शी इज अनएम्प्लॉयड। ये याद रखिएगा, एंड डिपेंडेंट। तो ये क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं, जैसे आपको बोल देगा कि शादीशुदा है या डबल किसी ने मैरिज की हुई है, दूसरी बार किसी ने शादी कर ली तो क्या वो एलिजिबल है। तो ये सब चीज़ें। व्हाट इज़ द मिनिमम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अंडर एनपीएस टायर 1। तो ये 6,000 पर ईयर है। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया आपका पेंशन स्कीम। तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स देखिए क्योंकि ये नंबर वाला है, और नंबर वाले में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। आप एग्ज़ाम में बैठोगे, आप कन्फ्यूज होगे, उसके बाद से आप बोलोगे सर मैंने ये क्वेश्चन देखा था और मुझे ये एकदम अचानक से याद नहीं आ रहा था, मैंने गलत टिक लगा के चलाया आया। इसलिए ही वो होगा क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज़ नहीं किया है। मल्टीपल टाइम रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई एग्जामिनेशन निकालना है आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि अच्छे से एकदम मतलब जितना हो सकता है, जितने बार हो सकता है, सुबह उठो, 6 7 8 घंटे की पढ़ाई एटलीस्ट कम से कम करो। तो फिर आपका वो होगा, आप दिन में 1 2 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, उसके बाद फिर पढ़ाई पे लगो, और पढ़ाई करते 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 आपको इस लायक यहाँ तक पहुँच जाना है कि आपको लोग फिर कॉल करके आपसे लोग पूछें कि "आ, मुझे ये काम है, क्या तुम फ्री हो"। तो इस टाइप का। तो मैं यही बोलूँगा कि एकदम अच्छे से मेहनत करो, और पूरी दुनियादारी अभी 1 महीने के लिए छोड़ दो, उसके बाद से फिर ये दुनिया फिर वैसी ही रहेगी, तुम हो तो भी, तुम नहीं हो तो भी। तो ये याद रखना, तुम्हारे बगैर भी ये दुनिया चल रही है, तुम्हारे साथ भी ये दुनिया चल रही है। तुम्हारी इंपॉर्टेंस इस दुनिया में होगी कि नहीं होगी, ये तुमको सोचना है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और एकदम अच्छे से पढ़ाई करो। कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैंने टेलीग्राम का मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और भाई सब्सक्राइब तो कर ही लो, तुम लोग थोड़ा सा इतना तो कर ही सकते हो, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग को बस एक सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर लो एटलीस्ट कम से कम। चलो, थैंक यू आज के लिए, और गुड नाइट। और रात भी हो गई है, तो हम लोग अब कल नया मैं एक कोई टॉपिक लेके आऊँगा, और फिर हम लोग कल उसमें पढ़ेंगे, और फिर मैं सारे का दूसरा दूसरा पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड नाइट।